तो दोस्तों आज हो गई है यहाँ पर 28 मार्च। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, 20 से 30 सीटें और जीत करके सरकार बना सकते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बिना सत्ता के लागू नहीं कर सकते हैं विचारधारा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजधानी नई दिल्ली में पार्टी जिला प्रमुखों को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी विचारधारा मजबूत है, लेकिन हम इसे सत्ता के बिना लागू नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में 100 सीट मिली, अगर हमने और मेहनत की होती तो 20 से 30 सीट और जीत करके सरकार बना सकते थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि कांग्रेस की लड़ाई संसद के अंदर और बाहर बीजेपी और आरएसएस दोनों से है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसे 240 सीटों पर रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को 20 से 30 सीटें और मिल गई होती तो एक वैकल्पिक सरकार बनाई गई होती। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने भी हुंकार भरी है बैठक के दौरान। बताते चलें कि राहुल गांधी ने बैठक के दौरान कहा है कि हर घर तक जाएगी कांग्रेस, कार्यकर्ता है नींव। जिला अध्यक्षों की बैठक में बोले हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा भवन में देश भर से आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। राहुल गांधी ने इस बैठक में कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी पार्टी की नींव है। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन की मजबूती उसकी नींव पर ही निर्भर होती है। नींव के बगैर कोई इमारत खड़ी नहीं होती है। हमारे कार्यकर्ता ही बब्बर शेर हैं, यही हमारी ताकत है। ये राहुल गांधी की तरफ से दोस्तों बयान आया है सामने निकल के। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट आई। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश, ईवीएम का डाटा डिलीट ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि चुनाव के बाद में ईवीएम का डाटा डिलीट ना किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम का डाटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है और प्रक्रिया क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डाटा डिलीट ना किया जाए और ना ही इसमें कोई नया डाटा डाला जाए। सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करने की प्रक्रिया आखिर क्या है। सीजीआई ने कहा कि इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। अगर चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को शंका हो कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है तो इंजीनियर से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है या फिर नहीं। ये अपडेट आई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही यहाँ पर दिल्ली से बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। भाजपा के मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, नई दिल्ली विधानसभा सीट का है पूरा मामला। क्या कैंसिल किया जाएगा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हुआ चुनाव? हाई कोर्ट ने प्रवेश वर्मा को जारी किया नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के विधायक प्रवेश वर्मा को इस साल राजधानी में हुए विधानसभा चुनावों में नई दिल्ली सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका पर जवाब मांगा। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस प्रत्याशी रहे संदीप दीक्षित सहित नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े सभी कैंडिडेट्स को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले पर कोर्ट में 27 मई को सुनवाई होगी। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर एनसीपी के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए गए विश्वनाथ अग्रवाल के द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि यहां हुए चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए। विश्वनाथ अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि वह 17 जनवरी को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख पर समय पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सके। रिटर्निंग अफसर पर लगाया धमकी देने का आरोप। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के।
खबर आ रही है राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर के विपक्ष हुआ गोलबंद। संयुक्त पत्र सौंप करके स्पीकर से कर दी है शिकायत। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणियों का सत्ता पक्ष की ओर से राजनीतिकरण करने पर गंभीर सवाल उठाते हुए स्पीकर से मुलाकात की है। ओम बिरला ने इस मुलाकात में विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा। विपक्षी दलों ने इस पत्र में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देने से लेकर के लोकसभा उपाध्यक्ष का अब तक चुनाव नहीं कराए जाने से लेकर के विपक्ष के सांसदों का माइक बंद करने जैसे 8 मुद्दों को उठाया गया है स्पीकर ओम बिरला के सामने। लगातार स्पीकर ओम बिरला पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं संसद के अंदर और देश के नेता विपक्ष को ही बोलने की यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। खुद राहुल गांधी ने ये आरोप स्पीकर ओम बिरला पर लगाया और अलोकतांत्रिक तरीके से संसद चलाने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही सोनिया गांधी से दिग्गज नेता की मुलाकात हुई है, अटकलें तेज। अमित जोगी की सोनिया गांधी से मुलाकात, कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा गर्म। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अमित जोगी अपने परिवार सहित दिल्ली पहुंचे और वे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद ही अमित जोगी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, बताते चलें 5 अप्रैल को ईद के बाद कभी भी कांग्रेस प्रवेश की घोषणा और अपनी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं वे। यदि ऐसा होता है तो यह छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अमित जोगी और भूपेश बघेल के बीच लंबे समय से सियासी तनातनी बनी हुई है। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद जग जाहिर हैं और कई मौकों पर एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए भी दोनों ही नेता नजर आते हैं। और अब यहाँ पर अमित जोगी की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। ये अपडेट आई है दोस्तों। अगली बड़ी खबर बताते चलें। तमिलनाडु में वक्फ बिल के खिलाफ में प्रस्ताव पास, नीतीश नायडू पर दबाव बढ़ेगा। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर हमला करार दिया है। इस कदम ने न केवल केंद्र की भाजपा ने सरकार को चुनौती दी है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी एक तरह से दबाव बना दिया है। क्या अब इन दोनों नेताओं पर अपने अपने राज्यों में ही ऐसा कदम उठाने का दबाव बढ़ेगा? पूरी तरह से दबाव बढ़ेगा। नीतीश कुमार तो पहले से ही बैकफुट पर हैं। इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है बिहार के अंदर। मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ में। अब तक नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लेकर के सत्ता में बने रहे, लेकिन इस बार माहौल अलग है। नीतीश कुमार की विदाई इस बार लगभग तय नजर आ रही है बिहार से। दोस्तों, इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, ये यहाँ पर मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुँचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।